वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज जो पेपर हम लेकर चल रहे हैं वो 2023-24 सेमेस्टर 1 का पेपर है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पेपर रिव्यू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में अगर हम ध्यान दें तो जो सेक्शन ए है ये पूरा 2 नंबर के क्वेश्चंस का होता है, और इसमें जो पहला न्यूमेरिकल हमें दिया गया है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी यूनिट 2 को बिलोंग करता है। क्वेश्चन 1 का ही पार्ट डी जो है ये यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिलोंग करता है, और जो पार्ट एफ है ये हमारे यूनिट 4 यानी फ्यूल चैप्टर से है। आगे देखें तो जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेक्शन सी में आने वाले जो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए और बी, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे यूनिट नंबर 4 से हैं, एक फ्यूल एनालिसिस से और दूसरा वाटर ट्रीटमेंट से। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। क्वेश्चन इज सॉल्यूशन शोज अ ट्रांसमिटेंस ऑफ 20%। ये लैम्बर्ट बियर्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रांसमिटेंस 20% है। ट्रांसमिटेंस को हम IT से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन केप्ट इन अ सेल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस का मतलब है द लेंथ ऑफ द सेल या थिकनेस, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, जबकि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है 12,000 डेसीमीटर क्यूब मोल पर मोल सेंटीमीटर। तो जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है इसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कभी हमें क्वेश्चन में मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट दिया होगा तो इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन हमसे पूछी गई है वो मोलर कंसंट्रेशन है। तो दैट मीन्स हमें मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लैम्बर्ट बियर्स लॉ अप्लाई करते हैं, और हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CmX, जहाँ Cm इज द मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं। इस मोलर कंसंट्रेशन को हमें फाइंड आउट करना है, तो मोलर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अपने फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं Cm इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन एप्सिलॉन X। हमें क्वेश्चन में एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है, ए हमें फाइंड आउट करना है पहले। जब तक ए हमारे पास नहीं होगा तब तक हम सीएम की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कैपिटल ए को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि रिलेटेड है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट से। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट हमें 20% दी है, जो कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के रेस्पेक्ट में होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल A इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसे हम हमेशा 100% काउंट करके चलते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन देखें तो आई नॉट की वैल्यू हो गई 100 और आई टी की वैल्यू हो गई 20%। इससे कैलकुलेट करके हमारे पास आता है log 5, और log 5 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.6989। आप कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली, और अगर ये log 5 की वैल्यू याद है तब भी जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो log 5 की वैल्यू आने के बाद अब हम अपनी इस वैल्यू को फॉर्मूले में प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था Cm हमें कैलकुलेट करना है। कैपिटल ए की वैल्यू वी आर हैविंग इज 0.6989। इसको हम डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन हमें दिया हुआ है 12,000, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द थिकनेस। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.3296 इंटू 10⁻⁻5। जो मोलर कंसंट्रेशन है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर इक्विवेलेंट होते हैं। ये जो वैल्यू हमें गिवन है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 12,000 लीटर पर मोल सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से हमारी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकती है और मोल पर लीटर भी हो सकती है। तो ये हमारे पास आता है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड और क्वेश्चंस के लिए आप दिए हुए वीडियो लेक्चर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूनिट नंबर 3 से है, जिसमें हमसे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कराया है। देखते हैं क्या वैल्यूज गिवन है।
हमें ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें दिया हुआ है 1.54 वोल्ट। स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब है कि ई नॉट सेल हमें गिवन है, सेल रिएक्शन हमसे लिखवाई गई हैं और सेल स्ट्रक्चर हमें दिया गया है। तो पहले सेल स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। सेल स्ट्रक्चर में सॉल्ट ब्रिज से जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है वो हमेशा एनोड की फॉर्म में कंसिडर होता है, और जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है वो हमेशा कैथोड की फॉर्म में कंसिडर होता है। तो हमें रिएक्शन लिखने के लिए एनोड और कैथोड की नॉलेज होनी रिक्वायर्ड है। इसी के साथ साथ हम जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फॉर्म में, जो कंसंट्रेशन एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में काउंट होती है, और जो कंसंट्रेशन कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो हमेशा रिएक्टेंट की फॉर्म में काउंट होती है। तो इस चीज़ को भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले सेल रिएक्शंस देख लेते हैं। एनोड पर होने वाली रिएक्शंस में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है कि जो जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। लेकिन अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर होने वाली रिएक्शन में हमेशा रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो रिडक्शन रिएक्शन में जो सिल्वर आयन है, ये सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होता है सिल्वर मेटल की फॉर्म में। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर हम दोनों रिएक्शंस पर ध्यान दें तो पहली रिएक्शन में रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लेकिन दूसरी रिएक्शन में यूटिलाइज होने वाला इलेक्ट्रॉन 1 है। और इन रिएक्शंस को हमें इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बैलेंस करना कंपलसरी होता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के बाद हमें ये पता चला कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 काउंट करेंगे, और इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अब हम प्लेस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में, जिसकी हेल्प से हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Nernst equation is E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of product over concentration of reactant। अगर अपनी दी हुई सेल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को कंसीडर करें तो हमारे पास निकल कर आता है E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोलाइट यानी Zn2 प्लस, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ आ गया Ag प्लस, लेकिन Ag के साथ 2 जुड़ा हुआ है तो यहाँ हो जाएगी Ag प्लस की पावर, यानी जो भी कंसंट्रेशन हमें गिवन है उस कंसंट्रेशन की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे विद पावर 2। तो by placing the values we are having E cell is equal to E naught cell की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 1.54 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू हमने इक्वेशन से निकाली थी, दैट वाज 2। देन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोलाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.2, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.002, और इसके ऊपर आ गई पावर 2। अब इस पूरे पोर्शन को, जितना हमारा लॉग वाला पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम डायरेक्टली कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसकी पावर को ओपन करके तब भी इसको कट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। वी आर हैविंग 1.54 माइनस 0.02955 2 से डिवाइड करने के बाद, और इसके साथ जब हम लॉग की वैल्यू प्लेस करते हैं तो वो लॉग की वैल्यू हमारे पास आती है 4.6989, और आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आंसर आता है 1.4012 वोल्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो हमें ई सेल यानी सेल पोटेंशियल की वैल्यू देता है। क्वेश्चन में हमसे सेल पोटेंशियल पूछा था और उसके साथ में हमसे सेल रिएक्शंस पूछी थी, तो हम सेल रिएक्शंस भी लिख चुके हैं और सेल पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस के लिए आप दिए हुए वीडियो लेक्चर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड विद यूनिट 4, दैट इज ऑफ फ्यूल।
इस क्वेश्चन में हमें ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज जीसीवी। तो जीसीवी कैलकुलेट करने के लिए हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला हमसे कहता है जीसीवी इज इक्वल टू 1/100 8080C प्लस 34500 H माइनस O/8 प्लस 2240S। इसमें दिए हुए सारे एलिमेंट्स अपनी परसेंटेज कॉम्पोजिशन की फॉर्म में रखे जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमें कार्बन 60% दिया है, ऑक्सीजन 33, हाइड्रोजन 6, सल्फर 0.5। नाइट्रोजन और ऐश की रिक्वायरमेंट हमें कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए नहीं होती। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। 1/100 8080 multiplied by the percentage of carbon, that is 60, then 34500 percentage of hydrogen is 6, oxygen is 33 by 8 and 2240 into sulfur is 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से, एक बार में सारी वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो आप इसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 484800 प्लस बीच वाले पोर्शन को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 64687.5 और थर्ड पोर्शन विल बी 1120। जब इन सबको प्लस करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5506.075 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। जब भी कभी हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आने वाला जो आंसर होता है वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम की फॉर्म में होता है, यानी फ्यूल का अमाउंट हमें किलोग्राम में दिया होगा। इस क्वेश्चन में हमसे एनसीवी की कैलकुलेशन नहीं कराई है, बट इन जनरल क्वेश्चन में एनसीवी भी कैलकुलेट कराया जाता है। तो अगर हमसे एनसीवी कैलकुलेट कराया जाता तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते जीसीवी माइनस 0.09H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अगर हमें क्वेश्चन में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन है तो हम उस वैल्यू को प्लेस करते हैं, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, दैट इज 587। तो after placing all the values, we have 5506.075 is GCV minus 0.09 into percentage of hydrogen। हमने ऊपर क्वेश्चन में भी यूज की थी, 6% हाइड्रोजन है, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हम प्लेस कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड वैल्यू इज 587। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 5506.075 माइनस करने के लिए तीनों की मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू आएगी 316.98, और इससे अल्टीमेट आंसर हमें मिलेगा 5189.095 एंड द यूनिट इज सेम किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो दिस विल बी द वैल्यू फॉर एनसीवी कैलकुलेशन। तो हमसे इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछी गई है, बट हम अपने और किसी क्वेश्चन के लिए सेफली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम नंबर ऑफ सिग्नल्स की फॉर्म में काउंट करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7NO, उसके नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें दिए हैं फॉर 1 हाइड्रोजन सिंगलेट, 3 हाइड्रोजन सिंगलेट एंड 3 हाइड्रोजन सिंगलेट। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स की बेसिक नॉलेज होनी रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर 3 नंबर ऑफ सिग्नल्स के लिए हम एज्यूम करेंगे, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O NH एंड CH3। इस स्ट्रक्चर में हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टोटल 7 है, 3 कार्बन, 1 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम 3 डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन के लिए सिंगल ग्रुप यानी सिग्नल A, CH3 के लिए सिग्नल B और CH3 के लिए सिग्नल C की बात करें तो दिए हुए क्वेश्चन की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए छोटे से टैबुलर फॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ सिग्नल, यानी जिसको हमने A, B और C से रिप्रेजेंट किया है। इस सिग्नल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, उस सिग्नल की स्प्लिटिंग क्या कहती है, स्प्लिटिंग के लिए हम
N+1 रूल फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ जो सिग्नल का टाइप है वो कैसा होगा। तो दिए हुए सिग्नल्स को हमें अपने इस प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर से जस्टिफाई करना है। तो हम सबसे पहले सिग्नल ए की बात कर रहे हैं। सिग्नल ए केवल एक हाइड्रोजन के लिए है और सिग्नल ए की स्प्लिटिंग N+1 डिपेंड करती है नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन एटम्स पे। तो हाइड्रोजन के नेबर में नाइट्रोजन है जिसके साथ कोई जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हम नेबरिंग एटम की फॉर्म में काउंट नहीं करते। तो दैट मीन्स इसकी स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास वैल्यू आती है N+1 एंड N इज 0। तो ओवरऑल स्प्लिटिंग पैटर्न हुआ केवल 1, यानी टाइप ऑफ सिग्नल हमारे पास आता है सिंगलेट। इसके बाद अगर हम सिग्नल बी की बात करें तो सिग्नल बी 3 डिफरेंट हाइड्रोजन के लिए है और इन 3 हाइड्रोजन के लिए जो नेबरिंग एटम है वो कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई भी कनेक्टेड हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इसके लिए भी जो n की वैल्यू है वो 0 काउंट होगी, यानी 0+1 हमारे पास फिर से आया 1। दैट मीन्स जो टाइप ऑफ सिग्नल होगा दैट विल अगेन बी अ सिंगलेट। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी, जो सिग्नल सी है वो भी 3 हाइड्रोजन के लिए है और इस सिग्नल सी के नेबरिंग में अगेन वी आर हैविंग दिस नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम कभी भी नेबरिंग एटम की फॉर्म में काउंट नहीं करते हैं, यानी केवल जुड़े हुए कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन काउंट होते हैं। तो अगेन वी आर हैविंग n इज 0। तो हमारे पास जो सिग्नल आता है वो फिर से केवल एक सिंगल पार्ट में होता है, यानी कि सिग्नल विल बी सिंगलेट। तो हमारे इस प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर के जो तीनों सिग्नल्स हैं, सिंगलेट, सिंगलेट एंड सिंगलेट, ये हमारे क्वेश्चन में दी हुई सारी वैल्यूज के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जो हमारा प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर है दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड। तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप नंबर ऑफ सिग्नल्स के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इज सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट होते हैं और इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के साथ एक लॉन्ग न्यूमेरिकल भी दिया है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेशन से और इसमें हमें बॉम कैलोरीमीटर यूज करके जो दिया हुआ डेटा है उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें सैंपल ऑफ कोल में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऐश दिया है। हमें इसमें से हाइड्रोजन परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हमें दिया है वेट ऑफ कोल बर्न्ड इज 0.85 ग्राम। तो वेट ऑफ कोल बर्न्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल x से। जो जो वैल्यूज हैं उनको हम नोट करते जाते हैं, दैट इज 0.85 ग्राम। इसके बाद हमें दिया है वेट ऑफ वाटर टेकन। तो वेट ऑफ वाटर टेकन हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 850 ग्राम। इसके बाद वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर हमें दिया है 3500 ग्राम, जिसे हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3500 ग्राम। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है राइजिंग टेम्परेचर। राइजिंग टेम्परेचर का मतलब है T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा T। तो इट इज 2.5 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट अप वी हैव इज फ्यूज वायर करेक्शन। तो फ्यूज वायर करेक्शन को हम FWC या कैपिटल C के साथ FW लिखकर मेंशन कर देते हैं, दैट इज 10.0 कैलोरी। एसिड करेक्शन गिवन है 50 कैलोरी। एसिड करेक्शन को कैपिटल AC से रिप्रेजेंट किया, 50 कैलोरी। देन वी आर हैविंग द कूलिंग करेक्शन। कूलिंग करेक्शन हमें दिया है कैपिटल C स्मॉल c की फॉर्म में 0.03 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमें दे रखी है 580। क्योंकि गिवन है इसीलिए हमें ये वैल्यू लेनी होगी, अदरवाइज हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 587 एज्यूम कर सकते थे। तो दैट इज 580 कैलोरी पर ग्राम। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो बॉम कैलोरीमीटर की कैलकुलेशन के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं विद करेक्शंस, दैट इज GCV इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w, देन राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर करेक्शन प्लस कॉटन थ्रेड करेक्शन। कॉटन थ्रेड करेक्शन क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है तो इसको हम 0 काउंट करेंगे और ये सारी वैल्यू डिवाइडेड बाय द x। x इज द वेट ऑफ फ्यूल। तो अब जितनी वैल्यूज हमारे पास है उनको प्लेस कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल W हमें दिया गया है 850, स्मॉल w हमारे पास है 3500,
डेल्टा टी यानी राइज इन टेम्परेचर, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमें दिया है 2.5, इसके साथ हम ऐड करेंगे कूलिंग करेक्शन दैट इज 0.03 माइनस एसिड करेक्शन इज 50, फ्यूज वायर करेक्शन इज 10 एंड कूलिंग कॉटन थ्रेड करेक्शन इज 0, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉटन थ्रेड करेक्शन गिवन नहीं है। और इस सब को डिवाइड करेंगे हम वेट ऑफ फ्यूल से, जो कि हमारे पास था 0.85 ग्राम। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4350 पहली वैल्यूज, देन इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 2.53, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से हम 60 माइनस करेंगे, सिंपल बॉड मास अप्लाई करना है 0.85 से डिवाइड करके, हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 12877.05 कैलोरी पर ग्राम। जब भी हम बॉम कैलोरीमीटर एपरेटस यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी जो फ्यूल का अमाउंट है वो बहुत मिनिमम होता है, इसलिए आंसर हम हमेशा कैलोरी पर ग्राम में लेके चलते हैं। जब हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला अप्लाई करते हैं तब हम इसको किलो कैलोरी की फॉर्म में काउंट करते हैं। अब जीसीवी कैलकुलेट हो गया, एनसीवी के लिए सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूनिट 4 के लिए यूज़ किया था, दैट इज जीसीवी माइनस 0.09 H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम वो वैल्यू प्लेस करेंगे, ना कि 587। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, जीसीवी हमने निकाला 12877.05 माइनस 0.09, हाइड्रोजन परसेंटेज हमें क्वेश्चन में given है 8% and latent heat of steam given is 580. After calculating, we have 12877.05 minus 417.6 और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 12459.45 कैलोरी पर ग्राम। So this is the final answer for NCV यानी नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप दिए हुए वीडियो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, जिसमें हमसे यूनिट 4 के ही दूसरे चैप्टर वाटर एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमें कैलकुलेट करनी है रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा। तो लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट के लिए हमें पूरी टेबल की किस दिए हुए केमिकल के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, लिंक इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी दी हुई वैल्यूज़ हैं, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन, इन सब के अमाउंट को हम कन्वर्ट करेंगे। साथ ही क्वेश्चन में हमें लाइम और सोडा की परसेंट प्योरिटी भी गिवन है और अमाउंट ऑफ वाटर हमें दिया है 10⁻⁶ लीटर्स। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को एक टेबुलर फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा दिए हुए जितने भी केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स का कितना अमाउंट हमें गिवन है और वो किस यूनिट की फॉर्म में है। तो अमाउंट हमें पीपीएम में दिया गया है। इसके बाद इनका अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इन सब की कैलकुलेशन दिए हुए इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। देन हमारे पास आएगी रिक्वायरमेंट हम लाइम और सोडा के रेस्पेक्ट में लेकर चलेंगे। तो 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को प्लेस करके इनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला केमिकल जो हम लेकर चल रहे हैं दैट इज़ कैल्शियम आयन, जिसका अमाउंट हमें दिया है 20 ppm। सेकेंड वन इज़ मैग्नीशियम आयन, पहले सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। मैग्नीशियम आयन इज़ 25। देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें दिया है 30 ppm। इसके बाद बाइकार्बोनेट 150। Then potassium ion is 10, carbonate 45 and last one is hydroxyl ion that is 68। अब ये सारी दी हुई वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। तो पहले कैल्शियम आयन के लिए अमाउंट इज़ 20 और कैल्शियम आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट होता है 20। तो वैल्यू वी आर हैविंग इज 50। कैल्शियम आयन के लिए रिक्वायरमेंट होती है सोडा की
मैग्नीशियम आयन के लिए 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 12 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 104.16। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है लाइम प्लस सोडा दोनों केमिकल्स की। देन कार्बन डाइऑक्साइड 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट दैट इज 22। इससे हमें वैल्यू मिलती है 68.18 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिक्वायरमेंट होती है केवल लाइम की। बाइकार्बोनेट इज 150 इंटू 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट विच इज 61। वैल्यू इज 122.95 और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हाफ L माइनस S, यानी लाइम में इस आई हुई वैल्यू का हाफ पोर्शन ऐड होगा और सोडा में माइनस होगा। पोटेशियम आयन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको बिना कैलकुलेट किए हुए छोड़ सकते हैं। देन फॉर कार्बोनेट आयन इट इज 45 इंटू 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट दैट इज 30। वैल्यू विल बी 75। रिक्वायरमेंट इज सोडा। एंड फॉर हाइड्रोक्सिल आयन द अमाउंट इज 68 इंटू 50 डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट 17 से, वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर 200। द रिक्वायरमेंट इज लाइम प्लस सोडा। तो अब फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे उससे पहले हमें ये कंसिडर करना होगा कि किसके लिए हमें लाइम की रिक्वायरमेंट है। तो लाइम की कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए मैग्नीशियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाफ लाइम रिक्वायर्ड है बाइकार्बोनेट का और हाइड्रोक्सिल आयन। और अब जितने भी रिमेनिंग पोर्शंस हैं उन सबके लिए हमें सोडा रिक्वायर्ड है, यानी सोडा की कैलकुलेशन में कैल्शियम आयन चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, माइनस की फॉर्म में बाइकार्बोनेट बाय 2 चाहिए, कार्बोनेट आयन चाहिए और हाइड्रोक्सिल चाहिए। तो जितने येलो हाइलाइटेड पोर्शन है उसके लिए हम लाइम कैलकुलेट करेंगे, जितने ग्रीन हाइलाइटेड है उसके लिए हम सोडा कैलकुलेट करेंगे। तो पहले लाइम से स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं 74/100। देन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ, अब जिसको हमने येलो हाईलाइट किया था लाइम कैलकुलेशन के लिए वो वैल्यू प्लेस करेंगे। सबसे पहले था हमारे पास मैग्नीशियम आयन Mg2+, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन बाइकार्बोनेट आयन, बट बाइकार्बोनेट आयन हमेशा हाफ फॉर्म में चलता है तो डिवाइडेड बाय 2, एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इन सब के एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि हमें क्वेश्चन में 10⁶ दिया है, डिवाइडेड बाय 10⁶ इंटू 100 अपॉन परसेंट प्योरिटी ऑफ लाइम। तो वैल्यू प्लेस करते हैं जितनी हमने कैलकुलेट करी है ऊपर, तो दैट विल बी 74/100। मैग्नीशियम आयन के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 104.16। आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 68.18। देन बाइकार्बोनेट के लिए द वैल्यू इज 122.95 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। देन हाइड्रोक्सिल आयन के लिए it is 200। volume of water we are having 10⁶, then divide by 10⁶ into 100 upon percent purity of lime हमें क्वेश्चन में गिवन है 87। तो कुछ वैल्यूज यहाँ कट जाएंगी, जैसे 10⁶ कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 74। सारी वैल्यूज को प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 433.815 और इधर हमारे पास बचता है 1/87। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 368.99 किलोग्राम। हमने सारी कैलकुलेशन की वैल्यूज को डेसिमल के 2 से 3 प्लेस तक कंसिडर किया है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड। सेम ऐसे ही हम सोडा की कैलकुलेशन करेंगे विद द फॉर्मूला यूजिंग S इज इक्वल टू 106/100। यहाँ पर वो सारे सॉल्ट आएंगे जिनको हमने ग्रीन हाईलाइट किया था, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ, सबसे पहले हमारे पास था कैल्शियम आयन Ca2+, मैग्नीशियम आयन माइनस बाइकार्बोनेट, क्योंकि L माइनस S है तो सोडा में हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे हाफ के साथ, देन कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन multiplied by volume of water divided by 10⁶ into 100 upon percent purity of soda। सोडा की परसेंट प्योरिटी हमें 91% दी है।
जितनी वैल्यूज़ हमने ऊपर कैलकुलेट की हैं उन सारी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। तो वी विल गेट 106/100। कैल्शियम आयन के लिए वैल्यू इज़ 50, मैग्नीशियम आयन के लिए वैल्यू इज़ 104.16। बाइकार्बोनेट के लिए हम माइनस करेंगे 122.95/2। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 61.475 आता है। कार्बोनेट प्लस होगा और हाइड्रोक्सिल आयन भी प्लस होगा। केवल जो बाइकार्बोनेट आयन है, इस बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू को हम इस टोटल में से माइनस करके चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 10⁻⁶ एंड परसेंट प्योरिटी ऑफ सोडा इज 91। तो अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 10⁻⁶ से कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। बाकी सारी वैल्यूज़ को ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू आती है 367.685 और इसको हम डिवाइड करेंगे 91 से, विच इज़ द परसेंट प्योरिटी ऑफ सोडा। तो वी विल गेट 428.29 किलोग्राम। तो ये है हमारा फाइनल आंसर रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा का। लाइम सोडा कैलकुलेशन के लिए प्रोसेस, उसका प्रिंसिपल, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमने इस क्वेश्चन पेपर में दिए हुए सेक्शन ए बी सी तीनों क्वेश्चन पेपर, तीनों तरीके के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।